Alright students, let us continue our discussion. तो हमारे पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम क्या होता है. Memorandum is derived from the Latin word memorandus, which means to be remembered. Memorandum define करता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, defines the scope of powers. मुझे तो लगता है मेमोरेंडम नॉट ओनली डिफाइंस बट इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ पावर्स, क्योंकि कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो मेमोरेंडम अलाउ करता है. अच्छा, मेमोरेंडम डिफाइंस द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी. आर्टिकल्स they actually provide the rules, regulations, restrictions, procedures to be followed. Restriction मतलब अगर कंपनी को हमने बोरोइंग की पावर दी है तो हम उसको अनलिमिटेड पावर्स तो नहीं दे सकते. We will put certain restrictions through the articles. So memorandum means memorandum of association of the company which was originally framed or as altered from time to time. ये definition कहाँ पर दी हुई है? Section 2 clause 56 में दी हुई है. तो Section 2 clause 56 बोलता है that the memorandum means the one which is originally framed or altered from time to time. मेमोरेंडम इज द चार्टर ऑफ द कंपनी. ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो हर कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फाइल करना ही पड़ता है विद आरओसी. इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. इट मीन्स एनीवन हु डील्स विद अ कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम. हम तो बोलते हैं कि भाई तुमने पढ़ा और समझ भी लिया होगा. दिस इज द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के दो पर्पसेस होते हैं. वन इज रिस्क ओरिएंटेड एंड अदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. रिस्क ओरिएंटेड मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये देखेंगे कि उनका जो पैसा है वो कहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये मेमोरेंडम बताएगा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर आप एक थर्ड पार्टी हो, आपको कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो देखो मेमोरेंडम में कि क्या वो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकती है, क्या उसका मेमोरेंडम अलाउ करता है. So this is for third persons to know whether the contracts that they want to enter with a company is actually allowed by the memorandum or not. अगर नहीं है तो ये अल्ट्रा वायर्स होगा, कंपनी विल नॉट बी लायबल. अच्छा, फिर हमने नेम क्लॉज को बहुत डिटेल में पढ़ा था. नेम, the name of private company must end with the words private limited. Public company must end with the word limited. सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी है उनको प्रिविलेज दी हुई है कि तुम्हारे नाम के आगे अगर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं भी लिखा होगा तो भी चलेगा. लेकिन हाँ, देयर मस्ट नॉट बी एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 137 और सेक्शन 92. वन पर्सन कंपनी के नाम में ओपीसी ये वर्ड्स लिखने बहुत जरूरी है. आपकी कंपनी का जो नाम है इट मस्ट नॉट be against the emblems and names prevention of improper use act 1950. हमने रूल 8 को डिटेल में पढ़ा था कि रूल 8 क्या बोलता है. दैट द नेम मस्ट नॉट नियरली रिजेंबल द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी. नहीं मैम, मुझे तो वही नाम लेना है, तो फिर उस कंपनी के बोर्ड को एक रेजोल्यूशन पास करके एनओसी देना पड़ेगा, तब आप वो सेम नेम यूज कर सकते हो आपके नाम में. तो इट शुड नॉट नियरली रिजेंबल. रूल 8A क्या बोलता है? दैट द नेम मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल. It must not be prohibited under the Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950. It must not be against a registered trademark. आपको किसी और का ट्रेडमार्क यूज नहीं करना है. It must not contain words which are offensive. It must, अगर आपके नाम में words like insurance, bank, stock exchange, mutual fund, venture capital, अगर आप अपने कंपनी के नाम में ये सारे वर्ड्स यूज कर रहे हो तो एक डिक्लेरेशन दो कि भाई जो IRDS, RBI, सेबी जो भी आपको गवर्न करता है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने फॉलो की हैं, कंप्लाई की हैं. अगर आपके नाम में बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कुछ ऐसा नहीं इंक्लूड कर सकते विच गिव्स an impression to the outsider that you are in any way connected with the government, central या the state government. फिर हमने कैंसिलेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर आपकी कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है और आरओसी को पता चल गया कि यार इसने जो नाम यूज किया है ना वो रॉन्ग या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देके यूज किया, तो वो आपकी कंपनी का नाम कैंसिल कर देगा
और जिसने एप्लीकेशन की दी नेम एप्लीकेशन, उसको 1 लाख रुपीज मैक्सिमम पेनल्टी लगा देगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो फिर हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि बताओ कि हम तुम्हारे खिलाफ क्यों एक्शन ना ले। या तो हम बोलेंगे कि ठीक है यार, इतनी गलती नहीं हुई थी, तो आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपना नाम चेंज कर दो। या फिर हम बोलेंगे कि कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दें या फिर इसको वाइंड अप करवा दो। सो दीज वर द प्रोविजंस दैट वी हैड डिस्कस्ड। अभी आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लॉज है इज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। बहुत ही लॉजिकल फ्लो है। देखो, सबसे पहले हमने कंपनी का नाम डिसाइड किया, फिर हमने बोला अच्छा कंपनी का बिजनेस कहाँ से करेंगे, कोई एक प्लेस तो होनी चाहिए। नाम तो हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई, अभी उसका जगह कहाँ पर है? द प्लेस इज नोन एज द रजिस्टर्ड ऑफिस। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप वहीं पे आपका कॉर्पोरेट ऑफिस भी होना चाहिए, वहीं पे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट और बाकी सब बैठते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और आपका कॉर्पोरेट ऑफिस अलग हो सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस इज बेसिकली अ प्लेस जहां पर आरओसी कम्युनिकेशन करता है। तो कम्युनिकेशन होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं, यहाँ से आपकी डोमिसाइल और आपकी टैक्सेबिलिटी डिटर्मिन होती है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस जहाँ पर बेसिकली आरओसी या किसी को भी कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पर एक ऑफिस है, इधर आप जा सकते हो। लॉ बोलता है कि किसी को उधर फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये एक ऑफिस है, वो डोर के नीचे से आप अपना लेटर डाल दो, हम देख लेंगे। या फिर पोस्ट ऑफिस में मैंने एक बॉक्स ले लिया, ओके, पीओ बॉक्स बोलते हैं उसको, वहां पे आप आके लेटर डालो, हम हफ्ते में हर फ्राइडे को आके लेटर्स ले जाएंगे, फिर आपको रिप्लाई कर देंगे। नहीं, हमें एक फिजिकल प्लेस चाहिए और वहां पर कोई ना कोई बिजनेस आवर्स में फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। आपकी जो ग्रीवियंसेस है या जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हैं, वो पर्सन वहां पर बैठा है। तो सिर्फ ऐसे पीओ बॉक्स नंबर दे दिया और एक कोई एड्रेस दे दिया, यहाँ पे पोस्ट भेज दो, वो नहीं चलेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस का पर्पस क्या है, मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है आपके लिए। What is the use of registered office? Is it establishes the domicile of the company. Let me check मेरा slide गई। Okay. तो इट एस्टैब्लिशेस द डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब ये एक प्रूफ है कि आप सालों सालों से यहाँ पर बिजनेस करते आ रहे हो। इट हेल्प्स टू डिटर्मिन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्लायंस ऑल्सो। अब आपने स्कूल में या कॉलेज में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिया होगा। इट्स अ प्रूफ कि आप बहुत सालों से यहीं पे रह रहे हो, ये आपकी परमानेंट प्लेस है ऑफ रेजिडेंस। सिमिलरली कंपनी का जो डोमिसाइल होता है, तो वो प्रूव कर देता है कि हाँ भाई कंपनी इधर ही बैठ के बिजनेस करती है। और जो आप वो एरिया है, तो अभी वहां का आरओसी आपको अप्लाई करने लग जाएगा। अगर आपको केस फाइल करना है तो वहीं के कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो, तो जुरिस्डिक्शन जो है वो डिटर्मिन हो जाएगी। आपने मूवीज में भी देखा होगा ना, क्राइम किधर हुआ था? नागपाड़ा। अरे वो तो दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है, आपको वहां पे जाना चाहिए, ये हमारे यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन में केस फाइल नहीं कर सकते। तो जुरिस्डिक्शन इज डिटर्म कि ये एरिया में अगर क्राइम हुआ है तो कौन से कोर्ट में आपको केस फाइल करना है। तो जुरिस्डिक्शन डिटर्मिन होती है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के बेसिस पे। It establishes the domicile. It helps to determine the jurisdiction of ROC, regional director, etc. Judicial aspects में it helps to establish the bench of NCLT, that is National Company Law Tribunal, या फिर हाई कोर्ट। फिजिकल एस्पेक्ट में आपको उसी एरिया का टैक्स अप्लाई करेगा। अब मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं और है। भाई जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां की टैक्स रेट आपको अप्लाई करेगा, वहां की टैक्सेबिलिटी अप्लाई करेगी आपको। मैम फर्क है क्या? दोनों तो इंडिया में ही है ना। देखो सेंट्रली कोई फर्क नहीं, जैसे इनकम टैक्स में, लेकिन हाँ कुछ स्टेट के भी तो टैक्सेस होते हैं ना, जैसे वैट हो गया, जीएसटी हो गया, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क आ सकता है। इट इज द प्लेस वेयर द स्टैट्यूटरी बुक्स आर केप्ट। लिखो मत, पहले ध्यान दो, पहले सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, द जनरल मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और अगर नहीं कर सकते, छोटा है यार मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस, then it should be in the city where the registered office is situated. तो अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा है तो वही सिटी में कोई दूसरी जगह पे, बड़ी जगह पे आप अपनी मीटिंग्स कर लो। इट इज अ प्लेस वेयर द नोटिसेस एंड कम्युनिकेशंस आर सेंट। तो ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर आरओसी या फिर कोई मेंबर को कम्युनिकेशन करना है तो वहां पे वो लेटर्स भेज सकते। ये एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए सिर्फ,
पीओ बॉक्स दे दिया, वो नहीं चलेगा कि भाई ये पोस्ट ऑफिस है, वहां पर मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, उधर आके लेटर डालो, नहीं चलेगा. It should be a physical office where the company shall receive the service of the local document. Service मतलब कि यहाँ पर आके लेटर दे दो, यहाँ पर आके आपको कोई ग्रीवियंसेस है तो वो बता दो, लीगल डॉक्यूमेंट्स, अगर इनकम टैक्स का नोटिस देना है तो यहाँ पर आ जाओ. This address cannot be a PO box, it must be a physical location where someone is present to receive the documents during normal business hours. एक प्रूफ भी रहता है ना कि हाँ ये पर्सन ने रिसीव किया, मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, कंपनी को पता चल गया. अगर उन्होंने एक्ट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो फिर क्या. तो ये एक तरीके का प्रूफ भी होता है कि वो पर्सन वहां पर फिजिकली बैठा है, तो उसने लिखा होगा रिसीव्ड करके. रजिस्टर्ड ऑफिस कैन हाउएवर बी डिफरेंट फ्रॉम हेड ऑफिस या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस. ये लगता है आपको एक बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू उसमें ये आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ये सेंटेंस मैंने इसीलिए यहाँ पर इंक्लूड किया है. अब वीडियो पॉज करके इसको लिख लो. चलो, लिखने की घाई मत करो, पहले एक्सप्लेनेशन सुनो, समझ के लिखो. ठीक है, ये लिख लिया, अभी नेक्स्ट करो, ये लिखो. पूरा लिखा? चलो ठीक है. अब रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. So this clause will mention the, highlight करो, name of the state. सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम यहाँ पर दिया रहेगा. क्यों? एग्जैक्ट एड्रेस क्यों नहीं दिया है हमने? क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट एड्रेस लिखते हो, फिर अगर कल को चेंज हो गया तो आपको पूरा मेमोरेंडम यहाँ पे ऑल्टर करना पड़ेगा ना. मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करो विद आरओसी, बहुत बड़ा प्रोसीजर है उसका. ऑल्टर्ड मेमोरेंडम फाइल करो विद आरओसी. तो लॉ बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम लिखो, एग्जैक्ट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है. एग्जैक्ट एड्रेस हम अलग से आरओसी को कम्युनिकेट करेंगे इन फॉर्म INC 22. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ स्टेट का नाम लिखना है. आई नीड नॉट राइट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. मैम, लेकिन अगर मैंने स्टेट ही चेंज कर दी, हाँ अगर आपने स्टेट ही चेंज कर दी, तो फिर आपको ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी ऑल्टर करना पड़ेगा, फिर आपको मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा. तो वी विल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर स्टडी द प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम. तो वेरियस क्लॉजेस, मतलब उनको कैसे ऑल्टर करना है, वो हम वहां पर पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. तो सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टेट का ही नाम लिखना है. द एग्जैक्ट एड्रेस नीड नॉट बी मैंशनड हियर. आप यहाँ पर मेरे साथ वो नोट ऐड कर सकते हो कि एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है. वो मैंने नीचे एक्चुअली लिखा ही हुआ है, उसको हाईलाइट करके एरो बना देते हैं. द एग्जैक्ट एड्रेस नीड नॉट बी मैंशन. इनफैक्ट उसका सिर्फ एक नोटिस मुझे देना है आरओसी को विद इन 30 डेज. ये हमने पहले भी पढ़ा था, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म INC 22. ये तो ये मैंने फॉर्म आपको पहले भी दिखाया था, इसीलिए वापस नहीं दिखा रही हूँ. तो आप यहाँ पर लिखो दैट एग्जैक्ट एड्रेस need not be mentioned it may be communicated separately to ROC. ठीक है, और कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो भी लिख लो यहाँ पर. 30 डेज में मुझे कम्युनिकेट करना है इन फॉर्म INC 22. 30 डेज कहाँ से होगा? 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो ये छोटे छोटे जो हम नोट्स बना रहे हैं ना स्टूडेंट्स, दिस विल हेल्प यू फॉर लास्ट मिनट रिविजन. और बार बार लिखने से, पढ़ने से वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है. तो मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम लिखना है. जो एग्जैक्ट एड्रेस है, आप यहाँ पर एरो बना सकते हो. दैट एग्जैक्ट एड्रेस कैन बी कम्युनिकेटेड टू ROC सेपरेटली विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म INC 22. सेक्शन 12 क्या बोलता है? इट सीक्स टू प्रोवाइड. अब सेक्शन 4 जो है वो कंटेंट्स बताता है. सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो होना ही चाहिए. पर्पस क्या है? द पर्पस वी विल गो ऑन हाईलाइटिंग.
It serves as a place of communication, serving notice, documents, etc. It also establishes the domicile. ये मैंने आपको टेबल में ऑलरेडी लिख के दिया है. For determining the jurisdiction, फिजिकल एस्पेक्ट्स मतलब टैक्सेशन यहाँ पर डिटर्मिन होता है, एंड अ लॉट मोर. ठीक है. द कंपनी शाल विद इन 30 days of incorporation and at all times thereafter have a registered office. मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा रहना ही चाहिए. आप चेंज जरूर कर सकते हो बट हमेशा एक 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 का कोई मतलब आपको एड्रेस बताना ही है, ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस. चेंज कर दोगे तो भी INC 22 ही भरना है आपको. INC 22 हम दो चीजों के लिए भरेंगे. वन इज फॉर द नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस टू ROC. मतलब ROC को हम बता रहे हैं कि देखो ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है. एंड INC 22 will also be filed as a notice for change in the situation of the registered office. आपको लिखना ही है. ठीक है. तो INC 22 जो है वो दो सिचुएशंस में हम भरेंगे. ठीक है. वन इज व्हेन वी गिव अ नोटिस of the situation of registered office to the ROC. So notice of situation of registered office to ROC. And दूसरा कौन सा रीजन है? Yes, notice of change in the situation of registered office. टू ROC. तो ये जो फॉर्म है ये दो टाइम पे हम फिल करेंगे. ओके. ये एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए. सिर्फ PO बॉक्स नंबर नहीं चलेगा. फिजिकल एड्रेस होना चाहिए जहां पर कोई पर्सन फिजिकली बैठा हो. एट विच द स्टैट्यूटरी बुक्स आके, ये भी ग्रीन से हाईलाइट कर लो क्योंकि स्टैट्यूटरी बुक्स भी यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं. नोटिस कम्युनिकेशन दिए जाते हैं. द एड्रेस कैन नॉट बी अ PO बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स. ओके. फिजिकल होना चाहिए, कोई प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे. मैं बार बार हाईलाइट नहीं कर रही, हम ऑलरेडी नोट में लिख चुके हैं. जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस. द मेमोरेंडम must mention the name of the state where it is situated. Exact address need not be given. वो हम अलग से कम्युनिकेट करेंगे टू दी ROC. अच्छा, जब हम ROC को बता रहे हैं कि देखो ROC ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो क्या ROC हमारी बात मानेगा? वो बोलेगा प्रूफ दिखाओ. तो क्या देंगे हम? हमें वेरिफिकेशन देना है. इसको बॉक्स में डालो. वेरिफिकेशन देना है किस चीज का? कि ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है. कैसे दोगे वेरिफिकेशन? ये मेरा लाइट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर ये मेरा वाटर बिल है, या ये मेरी रेंट पेड रिसीट है, ये मेरा टेलीफोन का बिल है, देखो उसमें यही एड्रेस दिया हुआ है. तो कुछ प्रूफ चाहिए मुझे. प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन विल ऑल्सो बी गिवन विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो जैसे ही हम ROC को इंटीमेट करेंगे कि ये देखो ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो बोलेगा साथ में प्रूफ भी दे दे. तो ये INC 22 में हम प्रूफ भी दे देंगे, जैसे यूटिलिटी बिल या फिर टाइटल डॉक्यूमेंट, ओनरशिप. अगर वो प्रेमाइस मैंने खरीदा हुआ है तो उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स. नहीं है तो रेंट की एग्रीमेंट दे दो, रेंट पेड रिसीट, यूटिलिटी बिल. कुछ तो मुझे प्रूफ चाहिए कि वाकई में ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है. और ये जो वेरिफिकेशन है आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये भी INC 22 में ही अटैच होगा कि साथ में आप इन्फॉर्म भी कर दो और प्रूफ भी दे दो. If the registrar has reasonable cause to believe that the company is not carrying on business, then he may cause a physical verification of the registered office of the company. अगर ROC को लगता है कि इनकॉर्पोरेट तो हो गई है कंपनी, 30 days हो गए हैं, अभी तक इसने अपना ऑफिस का एड्रेस नहीं भेजा, शायद बिजनेस ही नहीं कर रही है, एक बार चेक तो करके आए. तो वो चले जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन करने. और अगर पता लगा कि ये तो कंपनी ने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया था कि ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, एक्चुअली में तो कंपनी का वो रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है शायद वो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया ना,
कोई प्रूफ वगैरह तो दिया ही नहीं है आपने, ठीक है। तो इफ वी हैव कॉज टू बिलीव कि भाई ये बिजनेस यहाँ पर कर ही नहीं रही है, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएगा। देन ही मे इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। नाम ही निकाल दो, बिना ऑफिस के कैसे बिजनेस कर रहे हो आप। ये एक तरीके का क्या बोलते हैं, कंपनी को बोलते हैं कि देखो अगर नहीं करोगे तो नाम निकाल देंगे। थोड़ा थोड़ा थ्रेट भी हो जाता है ना कंपनी को कि 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस कर लो, वेरिफिकेशन भेज दो, वरना निकाल देंगे तुम्हारा नाम। द नेम ऑफ द कंपनी, द एड्रेस shall be painted or affixed outside every office or place of business. It must also be mentioned in the languages used in the locality. अब एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखो मेरे पास एक फोटो है, ये कंपनी का नाम या तो तुम पेंट कर दो, अफिक्स कर दो, मतलब जैसे ये बनाया ना इन लोग ने इस ये शीट के ऊपर, या फिर ऐसे आप प्रिंट करके लिख दो, पेंट कर दो। कॉमन सील में भी आपकी कंपनी का नाम आएगा, वहां पर भी अफिक्स्ड वर्ड यूज होता है। अब देखो यहाँ पे ये कंपनी का नाम है, उसका लोगो है, ये कंपनी का नाम, इसका लोगो, ये इसका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। अच्छा, हमने एक और बात पढ़ी कि कंपनी का जो नाम है वो उसके लोकल लैंग्वेज में भी होना चाहिए, तो लोकल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। ये इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये इसका नाम है। कॉर्पोरेट ऑफिस देखो अलग है, रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है, लेकिन फैक्ट्री और कॉर्पोरेट ऑफिस इनकी गुजरात में है। ये कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, उन्होंने तो यहाँ पे नीचे उसको लोकल लैंग्वेज में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस सब लोकल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो जहां पर भी कंपनी का ऑफिस है उसके बाहर लिखा रहेगा द नेम एंड एड्रेस, ठीक है, नाम भी लिखना है, एड्रेस भी लिखना है, ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी पेंटेड अफिक्स्ड आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इसके बाहर तो ये लिखा ही होगा, लेकिन इस कंपनी की फैक्ट्री और कॉर्पोरेट ऑफिस गुजरात में, वहां पर भी ऐसे ही नाम और उसका एड्रेस लिखा होगा। अच्छा, इनकी ना एक और फैक्ट्री है गुजरात में, वहां पर भी, मतलब जहां पर भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर आपको कंपनी का नाम और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस लिखना ही है। बाहर बोर्ड बना लो, पेंट से लिख दो, बोर्ड चिपका दो, कुछ भी करके आपको वो नाम मेंशन करना है, ठीक है। इट मस्ट ऑल्सो बी एनग्रेव्ड इन लेजिबल कैरेक्टर्स। लेजिबल का मीनिंग होता है क्लियर, विजिबल, ओके, रीडेबल, जैसे मतलब आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ लेजिबल। बोलते हैं ना लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखो जो हमको पढ़ के समझ में आए। लेजिबल का मीनिंग लिख सकते हो क्लियर, रीडेबल, ओके, रीडेबल, क्लियर। तो कॉमन सील में भी अगर आपके पास कॉमन सील है तो उसमें भी लिखना है, तो इतना क्लियर होना चाहिए कि आप रीड कर सको, इतना क्लियर होना चाहिए, क्लियर इनफ टू रीड। The name, address, corporate identification number, along with telephone number, fax, email, website, must also be mentioned in the business letter, bill head, letter paper, notices, and other official communication. देखो, देखेंगे ना तो समझ में भी आता है और याद भी रहता है। कॉमन सील में, ये रही कॉमन सील, मैंने आपको कॉमन सील की एक अलग से वीडियो करके बताई थी, यस। तो कॉमन सील में जैसे ये है एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका लोगो है, इंडिया, यही चीज कॉमन सील में भी है, यस। ये देखो कॉमन सील, उन्होंने यहाँ पर इसका बोल्ड वर्जन भी लिखा है। ये कंपनी का लेटर हेड है कि उसके ऊपर देखो कंपनी का नाम, मोबाइल, ईमेल आईडी, ठीक है, ये पुराना है तो इसीलिए यहाँ पर CST नंबर और टिन नंबर लिखे, अभी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल एड्रेस, पूरी तरह से आपको वो लेटर हेड पे भी लिखना है, ठीक है। ये ना डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर नहीं आई है इमेज, ये हुंडी है एक्चुअली, हुंडी,
जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वैसे हुंडी होती है इन लोकल लैंग्वेज. दिस इमेज इज नॉट वेरी क्लियर, थोड़ा जूम इन कर देती हूँ. हाँ, तो देखो ये यहाँ पर भी ना कंपनी का नाम मुझे प्रॉपरली लिखना है. ठीक है, वेर अ कंपनी हैज इशूड प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, वहां पर भी आपको नाम प्रॉपरली प्रिंट करना है. तो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो उधर नाम लिखा होना चाहिए. इफ द कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम और नेम्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, लास्ट पिछले 2 साल में अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आपके करंट नाम के साथ आपका फॉर्मर नाम भी लिखा होना चाहिए. आई विल जस्ट शो इट टू यू. ये देखो, ये कंपनी का नाम है पीटीसी इंडिया, लेकिन इट इज फॉर्मरली नोन एज पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. क्यों लिखना है मुझे? बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को नहीं पता कि वही सेम कंपनी है. तो आप बताओ कि पहले हम ये नाम से जाने जाते थे, अभी ये हमारा नाम है. ये विकिपीडिया की इमेज है. अभी ये देखो, ये उनकी वेबसाइट से है. NSDL e-gov, GOV मतलब गवर्नमेंट है. इट इज नाउ, तो उन्होंने देखो पुराने, ये हमारा पहले का नाम था, नाउ इट इज प्रोटीन चेंजेस. तो अगर आपने पिछले 2 साल में आपका नाम चेंज किया है तो आपके करंट नाम के साथ आपका पहले का फॉर्मर नाम भी आपको लिखना है. Where the company has changed its name during the last 2 years, पिछले 2 साल में अगर कुछ चेंज किया है तो यू शुड पेंट और अफिक्स और प्रिंट, जो भी केस है. पेंट होगा ऑफिस के बाहर, अफिक्स होगा कॉमन सील में, प्रिंट होगा इन लेटर हेड, बिल पेपर, हुंडीज एक्सेट्रा पे. तो वहां पर आपके करंट नाम के साथ फॉर्मर जो लास्ट 2 साल में आपने चेंज किया वो भी लिखना है नाम. 1% कंपनी है तो आपके नाम में ओपीसी वर्ड आएगा. The notice of every change in the situation will be given to the ROC within 30 days of change. ये कौन से फॉर्म में आएगा? INC 22 में. तो अगर आपने पिछले साल या कभी भी एड्रेस चेंज किया है तो यू नीड टू इन्फॉर्म द ROC कि भाई देखो ये मेरा न्यू एड्रेस है, कम्युनिकेशंस आपको यहाँ पर भेजने हैं. मैंने आपको बताया था INC 22 जो है that is used not only for informing the ROC about the current address but it is also used for name change. तो ये थे हमारे सारे प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में. ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट मीन्स द वेरी पर्पस फॉर विच द बिजनेस इज स्टार्टेड. जैसे मेरी कंपनी है, उसका ऑब्जेक्ट है टीचिंग, लर्निंग के लिए, इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो ऑब्जेक्ट इज द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेट. द नेम मस्ट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं. वन इज द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड जो अदर ऑब्जेक्ट्स है विच आर रिक्वायर्ड टू अचीव द मेन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा अदर ऑब्जेक्ट्स. These objects are required to fulfill the main object of the company. जैसे let's say for example कि मेरी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ठीक है, मेरी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करना है. लेकिन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे कि मैं मशीन खरीद सकती हूँ, मैं लेबर एंगेज कर सकती हूँ, मैं लोन ले सकती हूँ. तो दे आर द अदर ऑब्जेक्ट्स. आपको याद है मेरे जब मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो मेन ऑब्जेक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या चक्कर हो गया था, याद है ना आपको? मैंने जो मेन ऑब्जेक्ट्स लिखे थे मेरे नेम एप्लीकेशन में वही लिखना पड़ा था, तब जाके मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था. तो आई होप आपको याद है वो कि मेन ऑब्जेक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. तो मेन ऑब्जेक्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट और उसको अचीव करने के लिए जो करना है दैट इज नोन एज द अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज एक्चुअली द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. आप सिर्फ यही काम कर सकते हो. कंपनी कैन परफॉर्म ओनली दोज एक्ट्स विच आर अलाउड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम.
This object clause is actually defining the scope of power of the company. Yes, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ये एक्चुअली है कंपनी का स्कोप ऑफ पावर, क्योंकि कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है. The object clause defines the objects of the company and indicates the sphere of activity. Sphere of activity मतलब it defines the scope of power, scope of activity आप बोल, क्योंकि आप वही काम कर सकते हो. द मेमोरेंडम मस्ट स्टेट द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये बात कर रहे हैं मेन ऑब्जेक्ट्स के बारे में. एंड एनी अदर मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस, मतलब वो मेन ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए जो अदर ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो अदर ऑब्जेक्ट वो यहां पर आएगा. ठीक है. Any act which is beyond the powers given in the memorandum is ultra vires, it is hence void. It ये बहुत important है हमारे लिए. It cannot be ratified even with the consent of each and every member. Ratify का meaning क्या होता है? To go back and confirm. To go back and confirm. अब मेरी एक गारमेंट, मेरा एग्जाम्पल वही रहने वाला है. ठीक है. मेरी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ठीक है. इस कंपनी ने मिस्टर एक्स को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें 100 टायर बना के दूंगी. एक तो मिस्टर एक्स को पहले पढ़ के आना चाहिए था कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टायर कैसे बनाएगी. तो ये तो तुम्हारी गलती है ही है. लेकिन कंपनी, तुमको भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए था ना. तुम कैसे टायर बना के दोगे. अब लॉ बोलता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लॉज तो अलाउ ही नहीं करता है, दिस इज अल्ट्रा वायर्स. द कंपनी इज नॉट लायबल. लेकिन मिस्टर एक्स बहुत ही टेंस्ड था. उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं प्लीज आप ये किसी भी तरीके से मुझे कंपनी से पैसे दिलवा दो. तो डायरेक्टर्स हर एक मेंबर के पास गए. मेंबर मान जाओ ना, मेंबर मान जाओ ना. उन्होंने हर एक मेंबर को बोल दिया आप अपना अप्रूवल दे दो. दे गॉट इट रेटिफाइड. लॉ बोलते हैं कर ही नहीं सकते. तुमने अगर हर एक मेंबर का भी अप्रूवल ले लिया ना जा जाके, फिर भी हम इस अल्ट्रावायर्स एक्ट, अल्ट्रावायर्स क्या होता है, ये वॉइड है. वॉइड जो है वो हमेशा वॉइड ही रहेगा. हर एक का अप्रूवल लेने से ये वॉइड को आप वैलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जो वॉइड है वो वॉइड ही रहेगा. तो इन दिस केस द कंपनी इज नॉट लायबल. तो फिर कौन लायबल हो जाएगा. ये जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनको पता था, they will be personally liable. Corporate veil is lifted in this case. Yes. So it cannot be ratified, it cannot be confirmed even with the consent of each and every member. अगर जा जाके हमने हर एक का अप्रूवल भी ले लिया ना, तो भी ये जो एक्ट है ये कंपनी पे बाइंड नहीं होगी. वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड. अब इस पे ना शॉर्ट नोट आता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं. ये हमने कर लिया. ये आपने लिख भी लिया ना, ये लिखा है. ठीक है. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट नोट. प्लीज यहाँ पर लिख दो कि इस पे शॉर्ट नोट आता है. ओके. केस लॉ भी आपको पढ़ के जाना चाहिए. एटलीस्ट नाम तो आपको पता होना ही चाहिए. ओके. नाउ अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है. इट मीन्स बियॉन्ड द पावर्स. देखो ऑर्डिनरी सिटीजन को बताना पड़ता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन को बताना पड़ता है कि तुम ये काम कर सकते हो. और जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है वो अल्ट्रा वायर्स में कवर्ड रहेगा. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. ऑर्डिनरी सिटीजन कैन परफॉर्म वॉट एवर द लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिड. लेकिन इन केस ऑफ अ कंपनी वॉट एवर इज नॉट परमिटेड, मतलब it is not permitted as per the memorandum, then that is restricted by the doctrine of ultra vires. Not permitted expressly or by implication, मतलब it is not in the memorandum. तो जो मेमोरेंडम अलाउ नहीं करता है वो नहीं कर सकते. तो वही तो कवर्ड है द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में. वही तो आता है कि जो मेमोरेंडम अलाउ नहीं करता है वो अल्ट्रा वायर्स है. The purpose is to protect the interest of the members, outsiders and creditors. Members का interest कैसे protect करेंगे.
because the memorandum has one purpose, that is risk oriented. Yes or no? और मुझे बताओ आउटसाइडर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए क्या है? आउटसाइडर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि पढ़ के आओ जो आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो क्या वो मेमोरेंडम अलाउ करता है, पढ़ के आओ. Any act beyond this is ultra vires, it is null and void. Company is not liable. जो directors हैं, officers हैं, they can be held personally liable. Corporate veil is lifted. इसमें दो points हैं. This act is ultra vires. The company is not bound by these ultra vires act. मैम एक ही एक पॉइंट है, घुमा घुमा के वही लिखा हुआ है. आई एग्री विद यू. एक ही प्रोविजन है, उसको अलग अलग तरीके से वही लिखा हुआ है, बट दैट्स हाउ द पॉइंट्स आर क्रिएटेड. अच्छा, अब it is worth noting that memorandum can be altered to widen the scope, but ये हमारे लिए important है. The alteration, ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं. Alteration of the memorandum will have a prospective effect, not retrospective. Prospective मतलब forward, मतलब from now onwards. Okay, from now onwards. It will not have a retrospective effect, मतलब it will not go backwards, will not apply to past activities or transactions. तो ये प्रोस्पेक्टिव है, मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. अभी से वो चेंज अप्लाई करेगा, जो हो गया उसको ही ऑल्ट्रेशन अप्लाई नहीं करेगा. तो अगर मैंने ऑल्ट्रेशन करके मेरी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टायर बनाने की परमिशन दे भी दी, चलो मैं बोलती हूँ ठीक है यार मेमोरेंडम ऑल्टर कर लो, तो अब आगे से आप टायर मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लेकिन जो मिस्टर एक्स का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है इस पे ये ऑल्ट्रेशन अप्लाई नहीं करेगा. आप समझ रहे हो? ओके. एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची. अब पूरा केस ला हमारे लिए इतना डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज था उसका क्लॉज 3 बोलता है दैट द कंपनी कैन मेक, सेल, लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स. आप ये काम कर सकते. अब कंपनी ने क्या, और कंपनी का क्लॉज 4 भी था. कंपनी के क्लॉज 4 में लिखा था कि इसके बियॉन्ड अगर कुछ आपको करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी. तो फिलहाल तो हमने कंपनी को अथॉरिटी दी थी टू मेक, सेल, लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स. अगर इससे आगे आपको कुछ करना है देन यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अब कंपनी ने एग्री किया कि रिची को वो लोन देगी टू बिल्ड अ रेलवे. रेलवे जैसे ट्रैक्स बनाओ, प्लेटफॉर्म्स बना दो रेलवे के लिए. बाद में उन्होंने देने से मना कर दिया, बोलते कि ये तो हम कर ही नहीं सकते. हमारा जो मेमोरेंडम है वो तो सिर्फ हमें अथॉरिटी देता है टू मेक, सेल, लेंड ऑन हायर ओनली रेलवे कैरेजेस एंड वैगन. हम सिर्फ वो बोगी बना सकते हैं, हम उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते. तो हमने जो ये आपको लोन दिया था वो तो हमारा मेमोरेंडम अलाउ ही नहीं करता है, और हमने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास नहीं की. हमने वो अलाउ करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास है, हम तो नहीं करेंगे भाई ये. रिची बोलता है कि नहीं, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे लोन दोगे तो अभी तो देना ही पड़ेगा. बोलो, अगर ये केस कोर्ट में चला गया तो क्या हम इंसिस्ट करके रिची को उसका लोन दिलवाएंगे? नहीं मैम, नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमने एनफोर्स कर दिया तो ये अल्ट्रा वायर्स है ना, वो तो वॉइड होगा, कर ही नहीं सकते. सो इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नल एंड वॉइड. आपको वो रेलवे कैरेजेस बनाने की परमिशन दे रहा है, रेलवे बनाने की नहीं. और तो और कंपनी ने तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास नहीं की. ये अल्ट्रा वायर्स है, ये एनफोर्स करके ये कोर्ट में भी नहीं जा सकता है, नल एंड वॉइड है ये तो बस आपको ये अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है और सिर्फ इतना लिखना है दैट द एग्रीमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड. बस आपको नल एंड वॉइड ही लिखना है. ठीक है, ओके. इम्पैक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या हो जाता है? इट इज वॉइड एब इनिशियो, पता है. कैन नॉट बी रैटिफाइड इवन विद यूनानिमस रेजोल्यूशन. यूनानिमस मतलब हर एक अप्रूवल अगर दे दे
हर एक मेंबर अगर अप्रूव कर दे तो भी दिस एक्ट कैन नॉट बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी. कंपनी इज नॉट लायबल. कंपनी ना तो केस कर सकती है ना कंपनी पे केस हो सकता है. तो कौन लायबल होगा? इन दिस केस द डायरेक्टर्स जिन्होंने ये काम किया है, ठीक है, दे विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल. ठीक है. If the act is, however, ultra vires the directors only. Wait. क्या मतलब है इसका? It is ultra vires directors only मतलब क्या? सुनो मेरी बात. अल्ट्रा वायर्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम और एक होता है अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स. मतलब कंपनी को मैंने बोरोइंग की पावर दी है लेकिन उस पे मैंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि तुमको 5 करोड़ बोरो करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से कर सकते हो, एनीथिंग अप टू 5 करोड़. लेकिन इफ यू वांट टू बोरो बियॉन्ड 5 करोड़ रुपीज देन यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. ये मैंने रिस्ट्रिक्शन डाली है. अब हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, ओके, डायरेक्टर्स, उन्होंने बोरो कर लिया 7 करोड़ रुपीज विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. अब क्या ये कंपनी ने अलाउ किया था? नहीं मैम, कंपनी ने बोरोइंग तो अलाउ किया था लेकिन आर्टिकल्स की रिस्ट्रिक्शन डाली थी. अब कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए बिना 7 करोड़ ले लिए. तो दिस एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स. अगर कंपनी के पास बोरोइंग पावर ही नहीं होती, ओके, कंपनी ने अगर बोरोइंग पावर ही नहीं दी होती, देन इट वुड बी अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम. समझ गए? ठीक है. अब कंपनी ने बोरोइंग की पावर तो दी, सिर्फ आपने जो रिस्ट्रिक्शन थी वो फॉलो नहीं की. तो दिस इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स. अभी आर्टिकल्स क्या है? अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ही है ना, वो रेटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी कंपनी के पास दो ऑप्शंस है. कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है ठीक है यार, आर्टिकल्स क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ही है ना, सो दे कैन रेटिफाई दिस एक्ट. मतलब कंपनी अब लायबल होगी फॉर 7 करोड़. लेकिन कंपनी बोल सकती है नहीं, आई विल नॉट रेटिफाई. तो 5 करोड़ के लिए कंपनी लायबल होगी लेकिन 2 करोड़ के लिए डायरेक्टर खुद ही लायबल होगा. ठीक है. तो यहां पर लॉ क्या बोलता है, मैं आपको देती हूँ टाइम लिखने का, पहले सुन लो. यहां पर हमने क्या बोला? इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स ओनली, मतलब इट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो की. डायरेक्टर्स ने उनको जो अथॉरिटी दी थी, रिस्ट्रिक्शन डाली थी, वो उन्होंने फॉलो नहीं की. तो इट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स. फिर शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई कर सकते. ओके. इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स, कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स इन द प्रॉपर वे, क्योंकि वो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, उनकी रेटिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन चलेगी. लेकिन मैम आपने तो बोला था कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर, वो मेमोरेंडम का बोला था. मेमोरेंडम में चेंज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आएगा, प्रोस्पेक्टिव आएगा. लेकिन ये तो इंटरनल डॉक्यूमेंट ही है ना, चलेगा. अच्छा, एक ना मैं चाहती हूँ कि आप नोट ये तो लिखो, साथ में कुछ और भी लिखो. ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आप इसके, मैं, अच्छा पहले लिख लो, नहीं तो आप बोलोगे मैम आपने टाइम ही नहीं दिया. लिखो पहले. ठीक है. लिखो चलो. लिखा? ओके. अब मेरे साथ लिखो. इफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लिखो. इफ द कॉन्ट्रैक्ट is ultra wires the memorandum, then it cannot be ratified. If it is ultra wires the memorandum, it cannot be ratified.
But if the contract is ultra vires, the articles or directors, then it can be ratified. ये उसकी समरी बोलो या कंक्लूजन बोलो. क्या? तो ये केस में अगर कंपनी को बोरोइंग पावर ही नहीं होती तो वो अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम है, फिर कुछ नहीं, फिर रेटिफिकेशन नहीं चलेगा. लेकिन ये अलाउ तो कर रहा है, सिर्फ लिमिट्स फॉलो नहीं की तो रेटिफिकेशन कर सकते हो. Injunction can be obtained. Injunction means order of the court stopping a person from doing something which he promised not to do. तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये काम नहीं करोगे, वही करके आ रहे हो. We can stop you from doing so by getting an order of injunction passed. तो injunction मतलब हम रोक भी सकते हैं. ठीक है. Injunction against the company can be obtained by any member. तो कोई भी मेंबर रोक सकते हैं कि अरे मुझे पता चला है कि डायरेक्टर्स तो 7 करोड़ का, मैंने देखा उनके डेस्क पे पेपर पड़ा हुआ था, कोर्ट के पास जाओ, बोला था ना ये लोग नहीं कर सकते, इनको रोको. तो इंजंक्शन अगेंस्ट द कंपनी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेंबर. मेंबर कोर्ट के पास जाके एक इंजंक्शन का ऑर्डर पास करवा सकता है, कंपनी को रोक सकता है वो काम करने से. नाइदर पार्टी कैन सू फॉर एनफोर्समेंट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, ये हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था. नहीं नहीं नहीं, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, तुम एक्चुअली में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो. नहीं नहीं नहीं, मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, तुम मुझे टायर बना के दो. कंपनी नहीं बना सकती है, वो अल्ट्रा वायर्स है, हम इंसिस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी मुझे. हाँ, इंजंक्शन चलेगा. इंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है आप लिख लो मेरे साथ. इंजंक्शन क्या होता है लिखो. इंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट stopping a person from doing something he promised not to do. उसने प्रॉमिस किया था कि वो ये काम नहीं करेगा, फिर वही करके आ रहा है, हम उसको रोक सकते हैं, मेंबर्स रोक सकते हैं. और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस वी कैन नॉट इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस. कैन नॉट इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस. अच्छा, एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने 20 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन. तो क्या ये अल्ट्रा वायर्स हुआ? नहीं मैम, ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अगर वो एजुकेशन या रिसर्च पे पैसे डालना चाहती है तो वो अल्ट्रा वायर्स नहीं होगा. अच्छा, ये आप खुद पढ़ो और खुद सॉल्व करो, देखते हैं. चलो, बिकॉज हर चीज मैं कराऊंगी तो फिर वो स्पून फीडिंग हो जाएगी. आप ट्राई करो. क्या था इसमें, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या अलाउ करता है, टू ट्रेड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. लेकिन कंपनी ने क्या किया, मैं स्टील तुमको सप्लाई करूंगी ये बोल दिया. कर सकती है? ये तो अल्ट्रा वायर्स होगा. इट इज वॉइड. यस, अल्ट्रा वायर्स है, हम एक्शन नहीं ले सकते. नेक्स्ट वी हैव द लाइबिलिटी क्लॉज. उसके पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा ऑब्जेक्ट क्लॉज में, एक रिकैप कर लेते हैं. चलो रिकैप करते हैं. ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या पढ़ा, दो तरीके के होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्ट और एक अदर ऑब्जेक्ट. मेन ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी क्या काम कर सकती है, और अदर ऑब्जेक्ट मतलब वो काम करने के लिए मुझे और क्या अथॉरिटी देनी है. ठीक है. अगर if I act beyond the powers, then it is ultra vires and void. It cannot be ratified with the consent of each and every member.
हर एक मेंबर ने अभी अपना अप्रूवल दे दिया तो भी रेटिफिकेशन नहीं कर सकते। अल्ट्रा वायर्स का अगर शॉर्ट नोट आ गया तो आप क्या लिखोगे? अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड द पावर्स, this is to protect the outsiders as well as the members. It is null and void. The company is not bound. If we alter the memorandum, it will have prospective effect, not retrospective. केस लॉ, ये केस लॉ का नाम तो लिखना ही लिखना है अगर आपको क्वेश्चन आया, अल्ट्रा वायर्स पे क्वेश्चन आया तो ये केस लॉ का नाम लिखना ही लिखना है। अल्ट्रा वायर्स, it is void ab initio. It cannot be ratified even with the unanimous consent of each and every member. हाँ, लेकिन अगर वो अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर या आर्टिकल्स है तो रेटिफिकेशन कर सकते हो। कंपनी कैनॉट सू, इट कैनॉट बी सूड अपॉन डायरेक्टर्स, दे विल नाउ बी पर्सनली लायबल। इंजंक्शन कैन बी पास स्टॉपिंग द कंपनी फ्रॉम परफॉर्मिंग अल्ट्रा वायर्स, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते। देन वी हैव द लाइबिलिटी क्लॉज, बहुत ही सिंपल है, ये बताएगा कि कंपनी की लाइबिलिटी, सॉरी कंपनी नहीं, मेंबर्स की लाइबिलिटी, कंपनी की तो लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड ही रहती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी वेदर इट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, लिमिटेड है तो बाय शेयर्स या गारंटी, अनलिमिटेड है तो फिर वो मेंशन किया जाएगा। कैपिटल क्लॉज, यस, कैपिटल क्लॉज ऑब्वियसली उन्हीं कंपनीज में आएगा विच हैव शेयर कैपिटल, तो ये क्लॉज तो कब आएगा? ओनली इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये बताएगा बेसिकली कि व्हाट इज द कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथराइज्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन देगा। ऑथराइज्ड क्यों? बाकी सब इधर लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप आर्टिकल्स में लिख लेना। यहां पर क्या आएगा? द ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इट्स डिविजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? Authorized capital of my company is rupees 5 lakh divided into 50,000 shares of 10 each। ये मेरे कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो मुझे सिर्फ मेंशन करना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है एंड इट्स डिविजन, बाकी सब मैं आर्टिकल्स में लिखूंगी। द नंबर ऑफ शेयर्स मस्ट बी इंडिकेटेड ऑपोजिट इज नेम। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था ना फर्स्ट लेक्चर में ऑफ मेमोरेंडम, कि मेमोरेंडम में एक टेबल आती है कि ये मेंबर का, सब्सक्राइबर का नाम है, इतने शेयर उसने लिए और उसका सिग्नेचर आएगा। एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है कि जो मेंबर है ना वो टेबल में लिखता है कि मिस्टर एक्स 10,000 शेयर्स लेंगे ऑफ 10 ईच, मिस्टर वाई 20,000 लेंगे ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ होगा। द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल ले ही ले, नहीं, आपका पेड अप कितना है, आप अभी फिलहाल कितना ले रहे हो वही आएगा यहाँ पर। पेड अप तो सॉरी, ऑथराइज्ड कैपिटल तो मेरा 50,000 है फिलहाल, इसने 10 लिया, इसने भी इतना ही पैसा वो लोग ला रहे हैं। सक्सेशन क्लॉज जो है वो सिर्फ ओपीसी में आएगा, कि ओनली इन 1%। नेम ऑफ नॉमिनी, यस, सो मेमोरेंडम विल स्टेट नेम ऑफ द पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द मेंबर बिकम द मेंबर। नेम ऑफ द पर्सन कौन होगा? नेम ऑफ नॉमिनी। तो द नॉमिनी विल बी नेम्ड इन द मेमोरेंडम, ये हमने पढ़ा था। ये सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी में आएगा, बाकी सब तो सिर्फ ऊपर के ही क्लॉजेस लिखेंगे। ओके, साथ में पढ़ लेते हैं व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। अगर आप, ये तो सिंपल है, मुझे नहीं लगता है कि इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे। मेमोरेंडम शुड बी इन द फॉर्मेट गिवन इन स्केड्यूल 1। तो स्केड्यूल 1 हमको बताता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का फॉर्मेट क्या होगा। देखो आपके पास ना 3 ऑप्शंस है, या तो हम जो बता रहे हैं मॉडल वो यूज कर लो, मॉडल मेमोरेंडम वो यूज कर लो। आप बोलते हो नहीं मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, ठीक है, आप अपना ओन मेमोरेंडम बना लो, या फिर आप कॉम्बिनेशन कर लो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल आर्टिकल्स या मेमोरेंडम प्लस ओन। ज़्यादा करके लोग
थर्ड ऑप्शन लेते हैं, मॉडल को सामने रखे अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। अच्छा, टेबल ए इज फॉर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। आर्टिकल्स यहाँ पर नहीं आएगा, इट विल बी ओनली मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी में आएगा मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। प्लीज ध्यान रखना, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये नॉट वर्ड अभी आएगा, ठीक है, नॉट। क्यों मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आर्टिकल्स में नॉट बाद में आ रहा है, ठीक है। तो टेबल बी लिखता है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल सी में लिखा आएगा लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी में मेमोरेंडम ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अभी तुरंत आर्टिकल्स भी देख लो, फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स देख लो, ये देखो टेबल सेक्शन 5 में कवर्ड है। ये भी स्केड्यूल 1 का ही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अगर अगर ये स्केड्यूल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये फॉर्मेट नहीं बने तो लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं होगा, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम बताएंगे कि क्या लिखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो हम बताते हैं कि तुमको क्या लिखना है, इसीलिए ये फॉर्मेट्स बने हुए हैं। टेबल एफ इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जी इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो यहाँ पर हैविंग लिखा है ना पहले, नॉट बाद में आ गया, मेमोरेंडम में नॉट पहले लिखा था, यहाँ पर भी हैविंग और यहाँ पर नॉट हैविंग, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सेम है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हैविंग एंड नॉट हैविंग, ये सीक्वेंस तो सेम है, ये सेम है। सिर्फ मेमोरेंडम में नॉट पहले आया था और यहाँ पर हैविंग पहले आ गया, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो फॉर्म दिया हुआ है हमने, फॉर्म मतलब फॉर्मेट दिया हुआ है, ये इसीलिए ज़रूरी है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह ना जाए, एक आपको हेल्प भी मिल जाती है कि ये ऐसे इस तरीके से बनाना है। सब सेम तरीके से बनाएंगे तो कंपैरिजन पॉसिबल होगा, इसीलिए फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हमने क्लॉजेस जो बाकी के थे वो कवर कर लिए थे, तो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा इस सेशन में, कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, इट एस्टैब्लिशेस द डोमिसाइल, आपका जो हाई कोर्ट है उसका ज्यूरिसडिक्शन डिटर्मिन होगा, एंड टैक्सेशन आपके वो एरिया पे डिपेंड करती है जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। पब्लिक कंपनी की मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, एंड नोटिस एंड कम्युनिकेशन आर सेंड। मुझे फिजिकल ऑफिस रखना है, सिर्फ पीओ रख के कोई फायदा नहीं है, फिजिकल ऑफिस होना चाहिए और वहां पर एक पर्सन फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हेड ऑफिस या फिर आपका कॉर्पोरेट ऑफिस से अलग हो सकता है। नोटिस कैसे भेजेंगे हम, INC-22 में भेजेंगे। फिलहाल सिर्फ स्टेट का नाम आएगा, एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अलग से INC-22 में कम्युनिकेट कर देना। पब्लिकेशन में हमने पढ़ा कि जहां पर भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर आपका नाम पेंटेड अफिक्स्ड होना चाहिए इन ऑल्सो द लोकल रीजनल लैंग्वेज। कॉमन सील पे एनग्रेव्ड होना चाहिए, लेटर हेड बिल हेड उस पर लिखा होना चाहिए। कोई भी चेंज है तो वो भी मुझे ROC को कम्युनिकेट करना है इन फॉर्म INC-22। ऑब्जेक्ट क्लॉज में आ जाएंगे मेरे मेन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ये हमने रिवाइज किया था कि मेन ऑब्जेक्ट्स में आपके जो मेन ऑब्जेक्ट्स है वो आएंगे, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स में जो मेन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए चाहिए वो आएगा। अल्ट्रावाइज हमने रिवाइज कर लिया था, एशबरी रेलवे कर लिया, एंड अल्ट्रावाइज का शॉर्ट नोट, ये हमारा रिविजन हो गया था, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद ही मैंने ले लिया। लाइबिलिटी क्लॉज में आएगा वेदर इट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी है वो भी लिखना है। कैपिटल क्लॉज में सिर्फ ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड इट्स डिवीजन का इंफॉर्मेशन आएगा, और मेमोरेंडम में हम एक टेबल बनाएंगे जहां पर सब्सक्राइबर और उसने अभी फिलहाल कितना उसका पेड अप है, कितना अभी सब्सक्राइब किया है वो आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है आपको, फिलहाल अभी कितना दे रहे हो। एसोसिएशन क्लॉज में यही मेंशन की करेंगे हम। OPC में आपको नॉमिनी का नाम लिखना, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्लॉजेस, फिर हमने देख लिए फॉर्म्स।
अब मेरे अगले सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग द अदर प्रोविजंस. बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम. आई विल सी यू देयर.